ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब मैं दोबारा नमरा इमरान को होस्ट बना देता हूँ। नमरा इमरान, आप अनम्यूट करें ना अपने आप को। जी सर, अनम्यूट। जी, ये मैंने आपको होस्ट बना दिया अब। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर सकती हैं। और नाउ दिस विल आल्सो बी रिकॉर्डेड योर प्रेजेंटेशन। यू कैन स्टार्ट नाउ। हो रही है शेयर? जी जी, नहीं अभी नहीं शेयर हो रही। शेयर स्क्रीन करके आपने उसको क्लिक करना है, जो आपने विंडो पावर पॉइंट बनाई हुई है उस पर क्लिक करेंगी, फिर शेयर करेंगी तो फिर होगी। जी सर, एक मिनट। जी जी Integration of functional activities into a stretching program. जी जी, कंटिन्यू करें प्लीज। Yes, sir. Sir, integrate means combine. हमने फंक्शनल एक्टिविटीज को स्ट्रेचिंग प्रोग्राम में ऐसे कंबाइन करना है कि उससे हमारी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं स्ट्रेचिंग के, जैसे कि मोबिलिटी इंहांस हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो रही है, उसको हम परमानेंट कर सकें, उन रिजल्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग बना सकें, और हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकें, और फंक्शन लिमिटेशंस को रिड्यूस करें, ताकि हम इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम इन फंक्शनल एक्टिविटीज़ को स्ट्रेचिंग प्रोग्राम में जो है वो इंटेग्रेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मतलब जो पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ था टॉपिक में, वो था इम्पोर्टेंस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। यानी कि जो इम्पोर्टेंट मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है, वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसको भी स्ट्रेचिंग प्रोग्राम में साथ साथ लेके चलना होता है, इसको भी कंसिडर करना पड़ता है। एज रेंज ऑफ मोशन approaches normal or functional level, muscles that were shortened and then stretched must also be strengthened to maintain an appropriate balance of strength between agonist and antagonist throughout the range of motion. यानी कि जो अब मसल जो कि एक कॉन्ट्रैक्चर स्टेट में चला गया था, उसको हमने स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद एक रेंज ऑफ मोशन अचीव हुई। एक नॉर्मल और फंक्शनल लेवल तक जब वो रेंज ऑफ मोशन अचीव हो गई, तो हमने उस मसल की स्ट्रेंथनिंग की, और वो स्ट्रेंथनिंग हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के थ्रू की। ठीक है ठीक है, रेजिस्टेंस। एक सेकंड है दीना, अनीसा, अपना यस सर। अदीना और नमरा इमरान, आप अपनी प्रेजेंटेशन से जितनी देर अनीसा प्रेजेंटेशन दे रही है, आप रिटर्न नोट्स प्रिपेयर कर लें और आप भी वर्बली उससे दे दें, तो फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर हम आप अपनी प्रेजेंटेशन आपको सेंड कर देते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर लें। ये लंबा हो जाएगा। आप अपनी प्रेजेंटेशन के वर्बली नोट्स बना लो और आप वर्बली सर दे दो। सर वो तो बना लेंगे, लेकिन समझ किसी को नहीं आएगी, क्योंकि मेरी तो स्ट्रेचिंग टेक्निक है, तो वो तो वैसे ही पिक्चर्स के साथ आएगी समझ। चले फिर आप मुझे ईमेल कर दें, अनीसा को देने दें आप। ठीक है, नमरा और ठीक। अनीसा, अपना दीना, आप मुझे फिर ईमेल कर दें अभी अभी, और अनीसा को ठीक देने है दें। सर। ठीक है जी, अनीसा आप ठीक है। कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। जो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेचिंग के बाद जो रेंज ऑफ मोशन अचीव हुई है, उसको हमने इस तरह से यूज करना है कि हम न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और स्ट्रेंथ जो है उसको डेवलप कर सकें, एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट दोनों टाइप ऑफ मसल्स में। अब ये स्ट्रेंथ जो है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के थ्रू आती है। इनिशियल स्टेजेस पे जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो साथ साथ हमने लो लोड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी करवानी है, ताकि हम मसल परफॉर्मेंस, जिसमें हम मसल स्ट्रेंथनिंग और मसल इंड्योरेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकें। लेटर ऑन जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमने मैनुअल और मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है आफ्टर अप्लाइंग लो लोड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। तो हमने मैनुअली और फिर मैकेनिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ताकि मसल जो है वो स्ट्रेंथनिंग में आए और इंड्योरेंस जो है वो उसमें डेवलप हो।
नेक्स्ट है हमारे पास जो रिजल्ट आता है इंक्रीज मोबिलिटी और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, उसके उन रिजल्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमने फंक्शनल मूवमेंट्स करवानी है, फंक्शनल एक्टिविटीज करवानी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को हमने क्या करना है कि जो हम उसको स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं उसको हमने उसकी ऐसी फंक्शनल एक्टिविटीज करवानी है, फॉर एग्जांपल रीचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ग्रैस्पिंग, पुलिंग, स्क्वेटिंग, इस टाइप की ऐसी एक्टिव मूवमेंट्स करवानी है जो कि सिमिलर हैं फंक्शनल एक्टिविटीज के, ताकि जब हम एक्चुअली ये फंक्शनल टास्क प्रोवाइड करें, फंक्शनल टास्क परफॉर्म करें, तो हमारे लिए इसके अंदर कोई लिमिटेशन ना आए। इसलिए हमने इसको स्ट्रेचिंग के साथ साथ ये वाली फंक्शनल मूवमेंट्स भी साथ साथ कैरी करनी है। जो एक्टिव मूवमेंट्स हमने करवानी है वो पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में होनी चाहिए, और जो हम ये फंक्शनल मूवमेंट्स, एक्टिव मूवमेंट्स करवा रहे हैं वो उसी रीजन में होनी चाहिए जिस रीजन में हम स्ट्रेचिंग प्रोग्राम परफॉर्म करें, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो प्रॉपरली जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए और इनहेंस हो उसका। फंक्शनल मूवमेंट्स शुड बी प्रैक्टिस in a stretching program, in a region of stretching program। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक दी हुई थी बुक में कि एक पेशेंट है, उसका हमने शोल्डर मोबिलिटी इनहेंस करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाई हैं। तो उस स्ट्रेचिंग प्रोग्राम के रिजल्ट में हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन अचीव हुई है उसको हमने लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और उस रेंज ऑफ मोशन को यूज करने के लिए अपने डेली रूटीन में और फंक्शनल मूवमेंट्स में, तो हमने उसको ऐसी एक्टिव मूवमेंट्स करवाई कि जिससे हमारे पास उसके रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग हुए और उसकी स्ट्रेंथनिंग भी हुई है शोल्डर मस्कुलेचर की। उसमें हमारे पास इन फंक्शनल मूवमेंट्स में रीचिंग है, जिसमें रीचिंग है जो कि ग्रूमिंग और ड्रेसिंग में यूज की गई। उसके अलावा रीचिंग शिफ्ट ऑब्जेक्ट्स को शिफ्ट करने में हाई प्लेस से लो प्लेस में वो किया गया। उसके अलावा हमारे वेट, जो ऑब्जेक्ट्स का वेट है वो इंक्रीज किया गया ताकि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा के उसको मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जा सके। हमने ये देखा ओवरऑल कि इंटेग्रेट करने से फंक्शनल एक्टिविटीज को स्ट्रेचिंग प्रोग्राम में इंटेग्रेट करने से हमारे पास फंक्शनल लिमिटेशंस रिड्यूस हो गई, मोबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन जो हमारे पास गेन हुई थी स्ट्रेचिंग प्रोग्राम से वो उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, और जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ जो है उनमें डेवलप हो जाती है, एक बैलेंस डेवलप हो जाता है स्ट्रेंथ का एगेनिस्ट और एंटागनिस्ट के बीच में। यस सर, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है अपना अनीसा, वेरी गुड परफॉर्मेंस। चूंकि मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो मुझे तो कोई डिफिकल्टी फील नहीं आई। वट एवर यू सेड, आई विल जस्ट गिव यू ऑल अ समरी अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रेचिंग इनटू द फंक्शन। तो ये सिंपल Yes, सा sir. एक फार्मूला है। जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, कोई शोएब अख्तर है, उसने खेलने जाना है, तो उसने पहले अपने आप को 5 मिनट के लिए वार्म अप करना है लाइट जॉग करके, ठीक है, और उसके बाद Yes, उसने sir. अपने आप को स्ट्रेच करना है ताकि उस वक्त उसकी जो फंक्शनल डिमांड है वो पूरी कर सके। इसी तरह एक हेमीप्लेजिक का पेशेंट है, एक सीपी का पेशेंट है, उसको आपने स्ट्रेचिंग इसलिए करवानी है कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। आपने उसको स्ट्रेचिंग इसलिए नहीं करवानी कि ये बुक में लिखा हुआ है तो इस वजह से आप इसको स्ट्रेचिंग एज अ Yes, ट्रीटमेंट sir. करवा रहे हैं। ट्रीटमेंट तभी एक्टिव होगी जब आप उसकी इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेचिंग को इनटू द फंक्शन। तो ये इसका Yes. थीम था अपना अनीसा की प्रेजेंटेशन का। ये प्रेजेंटेशन मैं आपसे मूडल पे शेयर करूंगा और मूडल एक्टिविटी भी आपकी जो है वो ट्रैक होती है और उसको भी यूएमटी जो एकेडमिक और आपका क्वालिटी इंश्योरेंस सेल है वो उस पे स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं आप लोगों की एक्टिविटी पे भी और टीचर्स पे भी। तो इस पे आपने फोकस करना है, अपना एलएमएस पे जाया करो, टाइम स्पेंड किया करो, ठीक है। तो ये मैं तीनों प्रेजेंटेशंस आपसे शेयर कर दूंगा। अनीसा आप भी अपनी प्रेजेंटेशन मुझे ईमेल कर दें और Yes, अब sir. अदीना आप अपने आप को अनम्यूट कर दें, मैं आपकी प्रेजेंटेशन चला देता हूँ। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करी जाएंगी तो मैं फिर इसको नेक्स्ट करी जाऊंगा, ठीक है। अदीना आप अपनी प्रेजेंटेशन अपने आप को अनम्यूट कर दें। मैं अब ठीक है आपको सर। होस्ट नहीं बनाऊंगा, होस्ट मैं ही रहूंगा, यू विल जस्ट स्पीक, ठीक है। एंड ठीक है। वी बोथ कैन स्पीक नाउ। एंड एक सेकंड में आपकी ये चला देता हूँ प्रेजेंटेशन। पीएनएफ की मुझे रिसीव हो गई है। तो now this is your
ये मैंने आपसे होस्ट में अपने आप को बना दिया मैंने। तो जी दीना, कैन यू सी नाउ योर प्रेजेंटेशन? यस सर। ठीक है, आप प्लीज स्टार्ट करें व्हाट यू हैव टू से। व्हेन यू एंड योर स्लाइड जस्ट से सर नेक्स्ट, तो मैं फिर इसको नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, यू प्लीज स्टार्ट। ठीक है। Assalamu alaikum. My name is Adina and today my topic of presentation is proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF stretching techniques. Proprioceptive ऐसी टर्म को कहते हैं जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मसल में मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी मूवमेंट और पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर नर्व्स और मसल से रिलेटेड टर्म, और फैसिलिटेशन सिंपली मींस मेकिंग समथिंग इजियर। नेक्स्ट। PNF स्ट्रेचिंग टेक्निक ऐसी स्ट्रेचिंग टेक्निक है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम के साथ लिंक करके हमारी रेंज ऑफ मोशन को बेटर बनाती है, और ये यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए यूज होती है। और इसके दो मेन जो फंक्शंस है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करवाना है, और दूसरा फंक्शन है आपकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करवाना है। और इसमें जो टारगेटेड मसल होता है या जो टाइट मसल होता है उसकी स्ट्रेचिंग भी होती है और कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। मतलब ये टेक्निक जो है ये पैसिव मूवमेंट को कंबाइन करती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ। इसकी सेवरल टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहली है होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक, सेकेंड है एगेनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, और थर्ड है होल्ड रिलैक्स विद एगेनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले किसी भी स्ट्रेचिंग टेक्निक से पहले हम वार्म अप करते हैं। 10 to 15 मिनट्स का वार्म अप मस्ट होता है, लाइक जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहली PNF स्ट्रेचिंग टेक्निक है होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक। ये हम क्यों करवाते हैं कि कोई मसल टाइट है या आपको लो बैक पेन है, फॉर एग्जांपल लो बैक पेन है, तो हमने हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग करवानी है, तो हम होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक के थ्रू करवाएंगे। इसके यूजुअली ये डिवाइड होती है 3 फेजेस में, और 3 फेजेस में सबसे पहला फेज आता है कि हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें हैमस्ट्रिंग का फंक्शन पता होना चाहिए कि हिप पे एक्सटेंशन और नी पे फ्लेक्शन करवाता है। तो इसको फ्लेक्स एक्सटेंड करने के लिए हम इसकी नी पे एक्सटेंशन और हिप पे फ्लेक्शन करवाएंगे। तो ये पैसिवली स्ट्रेच होता है बाय द फिजियोथेरेपिस्ट, और कोई भी ट्रेनर है तो आपका जो लेग है वो पैसिवली स्ट्रेच होती है और ये स्ट्रेच जो है ना कहाँ तक होता है, जहाँ तक टिश्यू रेजिस्टेंस है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लिम्ब स्ट्रेच किया है तो हर इंडिविजुअल की जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन है ये 90 डिग्री है, नॉर्मल है लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने वहां तक स्ट्रेच लेके जाना होता है जहाँ पे पेशेंट को कंफर्टेबल लगे, या माइल्ड डिस्कम्फर्ट ठीक है लेकिन पेनफुल नहीं होना चाहिए वो स्ट्रेच। इस पैसिव स्ट्रेच को हमने 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना होता है। अब इस पैसिव स्ट्रेच के बाद जो सेकंड पिक्चर है उसमें ये दिखाया हुआ है कि हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करे। इसी का मतलब होल्ड है। होल्ड का टर्म जो यूज होता है ना वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं कि वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ये होती है कि आपकी मसल की टेंशन तो इंक्रीज होती है लेकिन आप मूवमेंट नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इसमें हमने बोला है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करे और आपने उसको रेजिस्ट करना है ताकि जो लेग है वो स्टेशनरी रहे। और ये यूजुअली जो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है ये 5 to 10 सेकेंड्स तक परफॉर्म की जाती है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो 6 सेकेंड्स तक रखते हैं। आफ्टर 6 सेकेंड्स जो है वो रिलैक्सेशन, वॉलंटरी रिलैक्सेशन, आपने अपने पेशेंट को कहना है कि वो रिलैक्स कर लें। उसके बाद जो है आपने जस्ट आफ्टर रिलैक्सेशन पैसिवली स्ट्रेच करना है उसके लिम्ब को टू न्यू रेंज ऑफ मोशन। थर्ड पिक्चर पे देखें, और अगर हम फर्स्ट पिक्चर को कंपेयर करें थर्ड पिक्चर के साथ, तो फर्स्ट पिक्चर में उसकी रेंज ऑफ मोशन कम थी लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू द स्टेप्स उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पैसिव स्ट्रेचिंग होगी, पैसिव स्ट्रेचिंग के बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी हैमस्ट्रिंग की, और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो रिलैक्सेशन होगी, और रिलैक्सेशन के बाद जो ट्रेनर है वो पैसिवली स्ट्रेच कर देगा टू न्यू रेंज ऑफ मोशन। और यूजुअली ये एट अ टाइम जो है ना सिर्फ 3 to 5 टाइम्स करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जाने से पहले पूरी क्लास को मैं ये गाइड करना चाहता हूँ कि ये तस्वीरें और एक्सप्लेनेशंस हैं
तो ये मुझे यकीन है कि अभी आप थोड़ा सा इसको जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो ये आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि इसका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। जब आप ऑन कैंपस आ जाओगे ये कोविड-19 के बाद, जब ये रेजोल्यूशन फेज स्टार्ट होगा कोविड-19 का, तो उसमें ये आपको हम सारा क्रैश प्रोग्राम में भी आपको सारा प्रैक्टिकली करवा दें। ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन का भी प्रैक्टिकल मिसिंग है और ये स्ट्रेचिंग का भी मिसिंग है। तो ये पीएनएफ स्ट्रेचिंग, ये आप इसके बारे में आपने फिक्रमंद नहीं होना। अगर किसी को समझ नहीं भी आ रही तो ये प्रैक्टिकल करने से इसकी 100% आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जो नेक्स्ट टेक्निक है पीएनएफ की वो एगेनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एगेनिस्ट हम कहते हैं किसको है। एगेनिस्ट हम उस मसल को कहते हैं जो टाइट मसल के ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग की एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा हैमस्ट्रिंग टाइट है तो उसका जो ऑपोजिट मसल है वो क्वाड्रिसेप है, तो एगेनिस्ट जो होगा वो क्वाड्रिसेप होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे एगेनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, यानी हमने क्वाड्रिसेप की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। ये एक्टिव प्रोसीजर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एगेनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन में पेशेंट जो है वो एक्टिवली जो है अपनी लिम्ब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और टिल द टिश्यू रेजिस्टेंस। वही वाला प्रोसीजर है कि जब आपको टिश्यू रेजिस्टेंस फील हो और आपको माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट फील हो, पेनफुल ना हो, तो वहां पे आपने जो है वो रुक जाना है और उस स्ट्रेच को आपने फॉर सेवरल सेकंड्स रखना है। इसमें फर्क ये है कि ये आप एक्टिवली खुद ही करते हो और इसमें एगेनिस्ट इन्वॉल्व होता है, क्वाड्रिसेप इन्वॉल्व होता है, क्योंकि क्वाड्रिसेप का फंक्शन होता है ना कि वो हिप को फ्लेक्स करता है और नी को एक्सटेंड करता है। तो इसमें एक्टिवली जो इन्वॉल्व हो रहा है वो क्वाड्रिसेप इन्वॉल्व हो रहा है। और ये जो मूवमेंट होती है ना, ये पेशेंट जो है वो बहुत स्लो करता है और डेलिब्रेट होती है, मतलब कंट्रोल्ड होती है। बैलिस्टिक रैपिड मूवमेंट नहीं होती, स्लोली मूव करते हैं। और इसमें वैसे रेजिस्टेंस नहीं यूज होती, लेकिन कुछ जगहों पे रेजिस्टेंस यूज भी हुई थी। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जो मॉडल लेटी हुई है जो कि अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रही है, यूजली मेल्स में स्पेशली इतनी ज़्यादा 90 की रेंज अचीव नहीं होती। 70-80 मैक्सिमम जो है वो जाती है, इससे ज़्यादा जो है वो टाइटनेस आना शुरू हो जाती है। फीमेल्स में चूंकि मसल्स और सॉफ्ट होते हैं और जो फेशिया है उसमें फैट भी ज़्यादा होती है, तो वो उनका स्ट्रेच हो जाता है। ये आइडियल स्ट्रेच है 90 या 90 से ज़्यादा किसी का जाए। ये कोई एथलेटिक बिल्ड का कोई अगर पेशेंट है या अपना क्लाइंट है तो उसका होता है, नॉर्मली ये इस स्ट्रेच में नहीं जाता। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जी जी अदीना। सबसे लास्ट जो है ना वो होल्ड रिलैक्स विद एगेनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों प्रोसीजर्स को ज्वाइन करके जो टेक्निक बन रही है वो बन रही है होल्ड रिलैक्स विद एगेनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके जो फर्स्ट 2 फेजेस होते हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं होल्ड रिलैक्स टेक्निक के साथ, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन जो थर्ड फेज होता है ना, जो थर्ड डिवाइड किया था हमने फेज, वो डिफरेंट होता है। और इस टेक्निक को हम स्लो रिवर्सल होल्ड रिलैक्स टेक्निक भी कहते हैं। पहला स्टेप हमने होल्ड रिलैक्स में भी ये किया था कि जो ट्रेनर है वो पैसिवली आपकी लेग को स्ट्रेच करेगा टिल द टिश्यू रेजिस्टेंस, जब हमें टिश्यू रेजिस्टेंस फील हो। उसके बाद हमने पेशेंट को कमांड करना है कि वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होगी। यहाँ तक जो है ना ये प्रोसीजर बिल्कुल होल्ड रिलैक्स टेक्निक के साथ सेम है। इसके बाद जो प्रोसीजर है ना वो वहां पे होल्ड रिलैक्स टेक्निक में ये था कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो पैसिवली स्ट्रेच करता है टू न्यू रेंज ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे इस टेक्निक में क्योंकि एगेनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो एगेनिस्ट की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है कि शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जिसमें आपका मसल शॉर्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है ना, जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होगी ना, तो पेशेंट एक्टिवली मूव करेगा टू न्यू रेंज ऑफ मोशन। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट असिस्ट नहीं करेगा और फॉर सेवरल सेकंड्स जो है फॉर अबाउट 10 सेकंड्स इस पोजीशन को होल्ड करके रखेगा और उसके बाद फिर रिलैक्स करेगा। और ये जो है ये भी ट्रीटमेंट जो 2 to 3 टाइम्स कहीं लिखा हुआ था, कहीं तो 3 to 5 टाइम्स लिखा था, ये करते हैं। और पीएनएफ स्ट्रेचिंग जो टेक्निक है वो मोर देन 2 टाइम्स पर वीक नहीं करनी चाहिए। हालांकि इफेक्टिव होती है स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग से भी इफेक्टिव होती है और डायनामिक स्ट्रेचिंग से इफेक्टिव होती है, लेकिन ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और यूजुअली जो है ये एथलीट्स में होती है क्योंकि एथलीट्स को इतनी ज्यादा मोर देन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। और अनट्रेन्ड बंदों में भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो है जो स्पोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा फ्यू पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा पीएनएफ में। एक मिनट सर, जी जी सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी पूछें। सर मैंने ये सर्च किया ना, तो हर जगह जो है ना वो लिखा हुआ था। आपने सर हमें बताया था कि होल्ड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो है वो सेम टर्म है, और बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा लेकिन मैंने जितना भी सर्च किया ना इंटरनेट में, वहां पे जो पीएनएफ की 3 टेक्निक्स आ रही है ना, वो होल्ड रिलैक्स थी, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स थी, और जो थर्ड वाली थी वो होल्ड रिलैक्स विद एग्नेस कॉन्ट्रैक्शन थी। यानी वहां पे एग्नेस कॉन्ट्रैक्शन का नाम ही नहीं था, और ना यूट्यूब में कहीं भी इसकी वीडियो नहीं है जो एग्नेस कॉन्ट्रैक्शन जी, है। इसमें जो ऐसे 3 है टर्म्स है ना अपना जी वो जी, क्यों मैं है? आपको बताता हूँ। इसमें नम्रा, ये अपना सॉरी यदीना, ये बुक टू बुक इसमें डिफरेंस आता है। और ये जो पीएनएफ है ना, ये तीन टेक्निक्स की जो समरी है ना, यानी कि 3 टेक्निक्स को कंबाइन करके अगर आपको कहा जाए कि आपने एक टेक्निक बनानी है, तो वो सिंपल सी है कि आपने मसल को रिलैक्स करना है पहले, फिर आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और फिर जब मसल रिलैक्सेशन फेज में जा रहा होगा फिर आपने उसको स्ट्रेच कर देना। तो ये इस जो पीएनएफ है, ये इसका थीम ये है। अब पीएनएफ के जो थीम है उसमें से हम 3 डिफरेंट टाइप्स निकाल देते हैं, और ये 3 डिफरेंट टाइप्स जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो इसको आ जाएंगी। लेकिन लिटरेचर में ये अगर इसमें स्लाइट वेरिएशन आ रही है देन इट्स ओके। ठीक है, अब मैं इसमें कोई ऐसा नहीं है। अब मैं तीसरी प्रेजेंटेशन मैं इसको जरा पॉज कर दूं। ये ले नम्रा, ये आपकी अपना मैं प्रेजेंटेशन ऑन करने लगा हूँ। Yes, sir. जी, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. हो रही है। ये लें, ये मैंने आपको अब फुल स्क्रीन मोड में ले गया हूँ। आप नेक्स्ट करिए, जिस तरह दीना ने किया आप भी ऐसे ही करें। प्लीज कैरी ऑन। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। My topic of presentation is mechanical properties of contractile tissue. Sir, next. तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता होने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक टिश्यू है जो मसल्स में यूज्ड होता है। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट आइदर ऑन डिमांड और इनवॉलेंट्री। अब ये डिमांड पे कैसे कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है और इनवॉलेंटरीली कैसे करता है, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में चल के बताऊंगी। Okay, it has a number of unique properties in order to make it contract and exert force. अब यही मेरा टॉपिक है कि क्या प्रॉपर्टीज हैं जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और जिनकी वजह से ये फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। अब मैंने अपनी स्लाइड्स को बहुत छोटा और प्रिसाइज रखा है ताकि आप लोगों को आसानी से मेमोराइज हो जाए, और उनको मैं एक्सप्लेन खुद से कर दूंगी। नेक्स्ट। मेन प्रॉपर्टीज ये हैं, लेकिन इनसे पहले मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जिनमें मसल्स आते हैं उनकी और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें उनकी लेयर्स आ जाती हैं, जैसे एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। इसके बारे में हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं। और प्रॉपर्टीज में इनकी ये भी आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ मसल्स कौन कौन से हो जाते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो इसमें मसल की बेली आ जाती है, टेंडन, टीनोपेरियोस्टियम। और अब हम देखेंगे मैकेनिकल रिस्पॉन्स कैसे आता है। वो 4 चीज़ें होती हैं: कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी एबिलिटी की मसल्स की एबिलिटी होती है कि वो फोर्सफुली खुद को शॉर्टन कर सकें। अब ये पिक्चर में जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है,
एल्बो पे अगर जब हम लोग फ्लेक्शन करते हैं तो हमारे जो एल्बो के एंटीरियर एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं। यही कॉन्ट्रैक्टिलिटी की डेफिनेशन है कि जो मसल्स उसको शॉर्टन कर सकते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी परफॉर्म करते हैं। अब कौन कौन से फ्लेक्सर्स आ जाते हैं? ब्रैकोरेडियलिस, ब्रैकियालिस और बाइसेप ब्रैकियाई। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बाइसेप ब्रैकियाई में होती है। इसी तरह अगर हम लोग एक्सटेंशन करेंगे एल्बो की तो जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, जैसे कि ट्राइसेप ब्रेकियाई और एनकोनियस जो उसको हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्साइटेबिलिटी। ये मसल की एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करे। अब स्टिमुलस कहाँ से आ सकती है? वो मोटर न्यूरॉन से भी आ सकती है और किसी हार्मोन से भी। अब ये मसल की एबिलिटी है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब जब स्टिमुलस आएगी न्यूरॉन से तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो इम्पल्स जो है वो नर्व से जब मसल्स की तरफ आएगी तो वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। इसकी अगर हम लोग हार्ट में एग्जांपल देखते हैं तो एस ए नोड से जो है एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है। जब वो इनिशिएट होता है तो कंडक्टिव पाथवे से ट्रेवल होता हुआ वो आता है कार्डियक मसल्स की तरफ और फिर एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स को एक्साइट करता है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्साइटेबिलिटी की एग्जांपल है। नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिबिलिटी। ये मसल की एबिलिटी होती है कि वो खुद को जितना स्ट्रेच कर सकता है। अब जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टिलिटी में पहले एल्बो की बताई है फ्लेक्शन की एग्जांपल, उसी को हम लोग देखते हैं कि जब हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं तो जो हमारे नीचे से एक्सटेंसर हैं वो कुछ रेंज तक स्ट्रेच होंगे या रिलैक्स होंगे। या ये जो पिक्चर में है, अगर हम लोग इस वाली पोजीशन में अपनी एल्बो को रख के फ्लेक्स कराते हैं, इतना ज़्यादा फोर्सफुली भी नहीं, नॉर्मल रेंज में, तो भी जो एक्सटेंसर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, तो वो उनकी एक्सटेंसिबिलिटी होगी। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक। Good. नेक्स्ट ये लास्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी टू रिकॉइल और बाउंस बैक टू द मसल्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। अब हमने किसी मसल पे स्ट्रेचिंग कराई है या उस एक्सरसाइज के दौरान उसकी पोजीशन, कोई भी पोजीशन रख के उसको हमने स्ट्रेच कराया है, तो जब हम उसे वापस अपनी पोजीशन में सीधा कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा मसल। अगर तो मसल नॉर्मल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है या कोई डिजीज या एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा आफ्टर एनी स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन। तो वो होती है मसल की इलास्टिसिटी। ये चार मेन प्रॉपर्टीज हैं जो हमने याद रखनी होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की, कि वो किस तरह से फोर्स को एक्सर्ट करके अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। इसके अलावा हमने इसमें इसकी लेयर्स को भी याद रखना होता है, उसके फंक्शंस को भी, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में उसको भी हमने याद करना होता है। तो फिर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट। थैंक ठीक यू, है ये नम्रा, इतना ही टॉपिक है। वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है, क्लास आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया है, तो समहाउ आप लोगों से अगर शेयर स्क्रीन की ऑप्शन नहीं भी ऑन हो रही तो आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशंस ईमेल्स कर दें। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन आधा और स्ट्रेचिंग पूरा, यानी कि जितना ऑनलाइन हो सकता था वो अभी हमने तकरीबन 1 महीने में उसको कवर किया है। कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको स्लो पढ़ाऊं और कोविड-19 एंड हो जाए और फिर हम ऑन कैंपस आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि वर्ल्ड वाइड 2.25 लाख के करीब डेथ्स हो गई हैं, तो आपकी गवर्नमेंट भी डरी हुई है। तो वो जरा फूंक फूंक के कदम रख रही है, जिसकी वजह से ये आपके कैंपस नहीं अभी ऑन हुए। तो कोई बात नहीं, उसका हम देखते हैं कि उसका आप क्या करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और नया चैप्टर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा और एक लेक्चर डिलीवर कर दूंगा। और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं 4 स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस दे दूंगा, और वो फिर मुझे अपनी प्रेजेंटेशंस ईमेल कर दें और फिर मैं इसी तरह उसको चला दूंगा। ठीक है। नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग फॉर ऑल। नाउ यू कैन गो एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन है तो आप बता दें।
ठीक है, आप बेशक वर्बली बता दिया करें, बेशक गुड पे क्लिक कर दिया करें, ठीक है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी चीजें पेंडिंग हैं, थोड़ी सी लर्निंग लैक कर रही है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। बट वी विल कवर इट व्हेन यू विल कम ऑन कैंपस, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।